नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तय कर दिया है और इसके बाद ही सबकी नजर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर टिक गई है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जो जाति का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है उसमें कोई भी कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। और अब इससे एक बात और साफ हो गई कि जो पुराने चेहरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह बहुत अच्छी छवि के नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिपीट नहीं किया गया क्योंकि पहले भी वो सीएम रह चुके हैं। भले ही छवि कितनी सुंदर क्यों ना हो, नए लोगों को लाया गया है, ये साफ स्पष्ट है। अब इसके बाद राजस्थान पर नजर टिकी है कि राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सिंधिया हमेशा ये जानी जा रही हैं कि वो नाराज हैं, वो अब लामबंदी कर रही हैं, वो बाड़ेबंदी कर रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि 10 विधायक उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो क्या दबाव की पॉलिटिक्स के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई चांस है? इसको लेकर आपको बता दें कि जितने भी राजनीतिक पंडित हैं और जो मेरे मित्र हैं राजस्थान को जो कवर करते हैं, उनका कहना तो यह है कि वसुंधरा राजे का अब कोई चांस बचा नहीं है। जिस तरह की वो दबाव की बात कर रही है, हालांकि उस पर सफाई देने के लिए वो अमित शाह के पास गई थी, लेकिन अब विधायक दल की बैठक का समय तय हो गया है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी। राजनाथ सिंह उस बैठक में तय करेंगे और जो पार्टी का शीर्ष है उसका क्या मंशा है, उसकी क्या चर्चा है, किस नाम को घोषित किया गया है या तय किया गया है, उसकी चर्चा होगी और उसमें विधायकों से राय ली जाएगी। तो मंगलवार को दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा आखिरकार सीएम कौन होगा। राजस्थान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और उसका एक कारण है कि जितने भी विधायकों की खबर आ रही है कि ये वसुंधरा से मिल रहे हैं, अलग जा रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, उन सबसे पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और उनसे बात करने के बाद यह भी हो रहा है कि जो लोग वसुंधरा राजे के पास पहले मिलने गए, जो निर्दलीय विधायक नाराज थे, जीत के आए, वो बीजेपी के थे, वो भी सब ये कह चुके हैं हम तो पार्टी के साथ हैं। ये मतलब है कि जो भी वसुंधरा राजे गुट के विधायक हैं उन सब पर पार्टी की नजर है और उन सबको ये बताने की कोशिश है कि भाई पार्टी के फैसले के साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप ये सोच रहे हैं कि दबाव बनाकर किसी तरह का तोड़ मोड़ कर सकते हो, कांग्रेस के साथ कुछ विधायकों को ले जाके कर सकते हो, तो वो अब संभव नहीं है क्योंकि पार्टी अब इस तरह की मजबूती के साथ है कि वो इस तरह की तोड़फोड़ को कतई स्वीकार नहीं करेगी। यहां एक बात और साफ हो गई है कि एक तो ये साफ हो गया कि वसुंधरा राजे का नंबर नहीं है। नंबर 2, जितना गुटबाजी करेंगे, जो लोग लोयल बनने की कोशिश करेंगे वसुंधरा राजे का, वो समझ लो पार्टी से उतना ही दूर होंगे। भाई सीधी बात, मैं पार्टी के जो काम करने का तरीका है मैं जानता हूं। विधायकों से पूछा जाता है, इंडिविजुअली भी बड़े बड़े अधिकारी मिलकर पूछते हैं आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। अगर पार्टी कोई नाम तय करती है कि सीएम ये होगा, क्या आप उसके साथ काम करेंगे? उसमें हाँ या ना? कोई कहेगा नहीं साहब मैं तो काम नहीं करूंगा, वसुंधरा जी को बनाओगे तो मैं खुश हूं, नहीं तो नहीं। ऐसे व्यक्ति को अलग रख दिया जाता है कि ये आदमी पे कट्टा लगाओ, ये विधायक ही रहेगा, अगली बार विधायकी भी नहीं रहेगी, मंत्री तो इसे बनाना ही नहीं है। क्योंकि सरकार में मंत्री भी बनने हैं और मंत्री इन्हीं विधायकों में से बनने हैं। जो विधायक जीत के आए हैं बीजेपी के, इन्हीं में से कुछ मंत्री बनने हैं। जो मंत्री नहीं बनेंगे वो किसी ना किसी बोर्ड के चेयरमैन, कोई अध्यक्ष, कुछ समितियों के इस तरह के पद भी दिए जाते हैं। और पार्टी नजर रखती है। भारतीय जनता पार्टी से जिन भी नेताओं ने बगावत की है, चाहे वो कितने भी बड़े चेहरा क्यों ना हो, मट्टी में मिल गए, हमने देखा है। तो ये इन विधायकों को भी समझना होगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्षेत्र से आपके नाम पर वोट मिला है, तो ये भूलिए मत कि फूल के निशान पर लोगों ने निशान पर बटन दबाया है, मोदी के चेहरे पर भी वोट मिला है। आपका अकेला जीत नहीं है, हजारों कार्यकर्ताओं की पीछे मेहनत है। संघ के कार्यकर्ता लगते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता लगते हैं, कितनी रैलियां होती है, कितना पैसा खर्च होता है। तो आपका अगर ये अहंकार है कि हम जीत कर आए, तो ये अहंकार 1 मिनट में चला जाएगा। अब इसमें अब जब विधायक दल की बैठक में नाम तय होना ही है, तो अब चर्चा इस बात पर हो गई कि क्या छत्तीसगढ़ की तरह जातिगत समीकरण देखा जाएगा। निश्चित रूप से भारत के अंदर यह दुर्भाग्यपूर्ण है वैसे तो
कि विकास के मुद्दों पर यहां चुनाव नहीं होते, विकास के मुद्दे पर नेता नहीं हम लोग चुनते, हम जाति के मुद्दों पर चुनते हैं। और इसीलिए जातिगत मामला आगे कई पार्टियों ने पकड़ रखा है, तो भाजपा भी अगर उससे अलग चलेगी तो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं पाएगी। और इसलिए मजबूरी में उसे भी इस गंदगी में उतरना पड़ता है कि जो जाति की पॉलिटिक्स है, ना चाहते हुए भी बीजेपी को ये करनी पड़ती है। नहीं तो मोदी जी का आप 2014 का अगर भाषण सुनेंगे, उनके ज्यादातर भाषणों में ये था कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ये चाहती है, मैं ये चाहता हूं कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो। जो जितनी भी पार्टी हैं वो अपना विकास गिनाए, कांग्रेस अपनी बात बताए कि हमारी सरकार थी तो हमने क्या क्या काम किए, हम अपना बताएंगे, और जनता आकलन करे कि कौन देश के हित में अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाति आगे आ जाती है, और जाति आगे आ जाती है तो विकास पीछे छूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश में है कि जातिगत मुद्दा भी साध लिया जाए, लेकिन दूसरा विकास भी बाधित ना हो। अब विकास कैसे होगा? वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी महिला को जैसे बनाया, उस टाइम में आप याद करिए कि कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचार हुए थे, वसुंधरा जो 5 साल सीएम रही, एक भी मुद्दे पे कोई कार्रवाई करी ही नहीं, सब मिली भगत रही। और इसी तरह आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार चली है, अशोक गहलोत सीएम रहे हैं, उन्होंने भी मिली भगत करी है कि वसुंधरा पर जो आरोप लगे उस पर कोई काम नहीं, और वसुंधरा जी अपनी कोठी बंगले में कैद रही। कितने सारे मुद्दे आए, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन मजाल है कि ये मैडम निकली हो घर से बाहर, जनता के बीच गई हो ना, कोई मुद्दा नहीं। चुनाव आया तो जरूर निकलेंगी। हाँ, इनको लगता है कि अब सीएम बनने का नंबर आ रहा है तो ताबड़तोड़ रैलियां कर दी। अब उसमें तो मोदी जी भी प्लस हैं, उसमें कार्यकर्ता प्लस हैं, और उसमें वो कार्यकर्ता भी प्लस हैं जो पिछले चुनाव में नारे लगा रहे थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तब वसुंधरा ये कैसे गुमान में है कि मैं ही पार्टी को यहां जिता सकती हूं। और 24 का चुनाव तो मोदी जी की नीतियों पर होना है, मोदी जी के चेहरे पर होना है, वहां कोई नेता खड़ा हो या ना खड़ा हो। समझ रहे हैं? मुर्गा अगर बाग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, ये मुर्गे का गुमान है। तो अब जातिगत समीकरण साधने के हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम होने हैं। और जैसा मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वहां जो है जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर देखें कि वसुंधरा को साधने के लिए तो फिर राजपूत चेहरा आगे लाना पड़ेगा, अगर नाराज है। अभी तक तो खबर यही आ रही है। और इसलिए कुछ लोग मेरे से कहते हैं जी कभी आप कुछ लिखते हो, कभी किसी को बताते हो, कभी किसी को बताते हो, आप रोज बदल जाते हो, क्या करें भाई। अभी खबर आ रही है कि बाबा बालकनाथ का नाम आगे था, लेकिन बाबा बालकनाथ का जिस तरह से मामला बना, उसके बाद कई सारी चीजें अंदर से ऐसी आई कि भैया वहां उनका नंबर तो नहीं है, अभी जूनियर हैं, अभी उनका अनुभव कम है, और यहां पुराने पुराने नेता नाराज पड़े हैं, तो भाई उनको तो मना लिया जाएगा, समझदार हैं वो, और मान भी गए। जैसे ही पार्टी शीर्ष ने उनको कहा कि देखिए जो विवाद चल रहा है, नाम चल रहा है आपका सीएम को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया पर, उसको आप बंद करिए, तो तुरंत उन्होंने पोस्ट कर दी। ये समझदारी है, एक मैच्योरिटी दिखाई बाबा बालकनाथ ने। लेकिन जो पुराने पुराने हैं उनका क्या करें? वो अड़े पड़े हैं, नहीं हम ही सीएम होंगे, हम ही डिप्टी सीएम होंगे। अब इस मामले में बाबा बालकनाथ का तो नंबर बन गया। बाबा बालकनाथ जी एज वाइज भी मैं देखूं तो अभी तो युवा ही हैं, उनके लिए बहुत लंबा भविष्य पड़ा है पॉलिटिक्स करने का, और उन्होंने पार्टी की नजरों में, संघ की नजरों में अपना महत्व बढ़ा लिया है, क्योंकि वो एक अनुशासित पार्टी के सदस्य के तौर पर अभी तक का उनका आचरण रहा है। तो वो तो एक साइड हो गए। अब आप समझ लीजिए मंत्रालय उनका पक्का है, भले ही वो सीएम या डिप्टी सीएम ना बने, मंत्री तो पक्का बनेंगे। आज नहीं तो कल वो केंद्र में भी मंत्री बनेंगे। जैसा मैंने कहा अभी बहुत कैरियर है। मोदी जी जिसको एक बार देख लेते हैं, और संघ के अधिकारी भी जिस पर नजर जमा लेते हैं, भाई अनुशासन प्रिय है, वहां जो अनुशासित है उसी की वैल्यू है। तो बाबा बालकनाथ भले ही सीएम या डिप्टी सीएम ना बने, लेकिन मैं ये पक्का कह सकता हूं कि उनके लिए एक सम्मानजनक मंत्रालय सरकार में होगा राजस्थान की, और कल को केंद्र में भी होगा, ये पक्का है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी का, अमित शाह का, जेपी नड्डा का भरोसा जीता है। अब आते हैं फिर कौन होगा। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि भाई जातिगत समीकरण है तो राजपूत चेहरा होना चाहिए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत पहले से नाम चल रहा है कि भाई वो केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे हिसाब से गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टी के हिसाब से ठीक होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर अच्छे हैं। भाई आर्मी से आते हैं, रिटायर कर्नल है, बढ़िया आदमी है, अनुशासन बढ़िया चलाएंगे। और मुझे तो उनका वो डायलॉग याद है
कि मैं नाश्ते में माफियाओं को खाता हूं। भैया ऐसा आदमी चाहिए जो कड़क भाषा बोले, कड़क कार्रवाई करे। लेकिन दिया कुमारी महिला है और वो राजपूत भी है, तो उनको बनाने से महिला चेहरा भी आगे आ गया और राजपूत भी आ गया। उनके अंदर भी ये क्वालिटी है कि वो राजपूत कम्युनिटी को अंदर कर सकती है, मतलब वहां तक प्रभाव पहुंच सकता है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो फिर सीएम कौन? तो सीएम के लिए अभी एक नया नाम आया, आगे चला है, सुनील बंसल का। आरएसएस से आते हैं, वो प्रचारक रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक नाम पर अभी भी कायम हूं। मुझे लगता है कि अगर वो बन जाएं तो उनके सामने कोई नहीं बोलेगा। वो है ओम माथुर। जातिगत हिसाब से वो माथुर ओबीसी में आते हैं लेकिन ब्राह्मण हैं। अश्वनी वैष्णव को भी लोग कह रहे हैं, लेकिन अश्वनी वैष्णव जिस तरह से केंद्र में काम कर रहे हैं, उनका वहां उनकी आवश्यकता है। जिस तरह से टेक्निकल चीजें वो हैंडल कर रहे हैं, वहां कोई और पहुंच गया तो वो उन चीजों को नहीं समझ पाएगा जिस तरह से अश्वनी वैष्णव ने वहां काम किया है। तो अश्वनी वैष्णव को केंद्र से मोदी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक सीधे सिंपल रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं, IITN हैं, अब रिटायर IAS हैं, और उनके अंदर जो एक सोबरनेस है वो रफ टफ चाहिए राज्य की राजनीति में। तो मेरे हिसाब से अश्वनी वैष्णव तो सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन हां, मुझे जो लगता है ओम माथुर बनाए जा सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत डिप्टी सीएम बन सकते हैं, दिया कुमारी महिला होने के कारण डिप्टी सीएम बन सकती हैं। दूसरा, वहां अब राज्यवर्धन राठौर भी, मुझे तो पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि मेरी वो व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आर्मी के रिटायर लोगों को एक मैसेज भी जाएगा, और वो जिस तरह से अनुशासित व्यक्ति होता है ना आर्मी का, मैं तो उनके क्षेत्र में गया हूं, मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने गांव में लोगों से बात की है, उनके क्षेत्रों में उन्होंने काम भी किया है, लोगों से पकड़ भी बनाई है। तो बढ़िया आदमी है, युवा है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि मंगलवार को ये सब तय हो जाएगा। और हां, जैसा मैं फिर से एक बार बता दूं कि कोई ब्राह्मण चेहरा यहां सीएम और राजपूत चेहरा डिप्टी सीएम, ये जरूर इसमें से उलट पलट कोई होगा, ये तो अब देखा जाएगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या वहां वसुंधरा राजे सिंधिया आज भी बनी हुई है। तो क्या राजपूत लॉबी अपना दबाव, अपना प्रेशर बनाकर ये कराना चाहती है कि भैया हमारी कम्युनिटी का अगर मैडम नहीं बन रही है तो भाई एक फला आदमी है, इसको बना दो? तो ये भी हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के बजाय कोई और राजपूत चेहरा जो वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट से आए, उनकी संतुष्टि के लिए बना दिया जाए। तो ये गुस्सा, नाराजगी खत्म करने के लिए फिलहाल मुझे लगता है अगर दबाव में केंद्रीय नेतृत्व आता है तो डिप्टी सीएम के बजाय सीएम उन्हीं के गुट से, उनके बजाय कोई और हो सकता है, तो वो नया नाम होगा। अगर मैडम का दबाव नहीं हुआ तब फिर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मुझे लगता है कि वहां पर या तो सुनील बंसल या तो फिर ओम माथुर सीएम के लिए बेहतरीन एक व्यक्तित्व होंगे। आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं, पार्टी पर पकड़ है, कार्यकर्ताओं पर पकड़ है और अनुभव भी बहुत अच्छा है, तो वो होंगे डिप्टी सीएम। गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी हो सकती है। तो देखिए अगले कुछ घंटों में इसका फैसला हो जाएगा। वंदे मातरम।